वाराणसी के जिला जज ए.के. विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अब परिसर में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। हिंदू पक्ष इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी संरचना की उम्र, लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक जांच की मांग की थी। जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश देने की अपील की गई थी। जिला जज ने हिंदू पक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मांग को खारिज करते हुए कहा कि अगर कार्बन डेटिंग जैसी किसी जाँच से कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो ये हाईकोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन होगा जिसमें कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है। क्या पत्थर की कार्बन डेटिंग हो सकती है, इसके बारे में संदेह था। और अगर कार्बन डेटिंग के लिए उसका कुछ टुकड़ा रहने की जरूरत पड़ती तो ये प्रतिमा के खंडित हो जाने जैसा हो जाता। 1991 में जो सबसे पहले वाद हुआ था, जिसमें श्री विजय शंकर भगवान के मित्र के नाते से भगवान की ओर से वो मुकदमा चला रहे हैं। के बाद हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। कार्बन डेटिंग वाली याचिका खारिज होने के बाद हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। झटका नहीं, हम लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हर्षोल्लासित हैं कि हमारा जो संघर्ष है, हमारा संघर्ष जारी है। ये लड़ाई हमारी सच्चाई के लिए है। कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई झटका जैसा शब्द नहीं होता है। हमने अपनी मांग को लेकर लीगल तौर पे कोर्ट के सामने गए। माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सील कर रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग को लेके जाएंगे। बता दें कि कोर्ट का फैसला आने के बाद राखी सिंह के वकील अनुपम द्विवेदी ने भी कहा कि हम विचार कर रहे हैं, हम किसी वैज्ञानिक जाँच के विरोध में नहीं है और फिर से वाराणसी कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल करेंगे। देखिए, ऐसा है कि हम आपसे पहले भी कहते आ रहे हैं कि हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम किसी वैज्ञानिक जांच के विरोध में नहीं है। ठीक है, तो वैज्ञानिक जांच अगर जो है वो शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बिना हो रहा है तो हम उस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए आगे जांच की जाए और जांच करने के बाद जो है हमारी स्थिति और हमारा साक्ष्य क्लियर हो। वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु की भी कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। महाराज चक्रपाणी ने कहा कि कार्बन डेटिंग से इनकार करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, इनमें एक नन्हा फैन भी शामिल है जो नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए अपने घर से बिना बताए निकल पड़ा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह के निधन से पूरे देश को बड़ा झटका लगा। उनके अंतिम संस्कार के दौरान इटावा के सफाई में भारी जनसैलाब शामिल हुआ था। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर सुनकर महाराजगंज के नौतनवा में रहने वाला 10 साल का बच्चा श्यामलाल यादव बेचैन हो उठा। श्यामलाल आखिरी बार मुलायम सिंह यादव को देखने के लिए घर पर बिना बताए ही अकेले सफाई के लिए निकल पड़ा। वो ट्रेन से इटावा तक पहुंच भी गया, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से अपनी मंजिल सैफई तक नहीं पहुंच पाया। वहीं कानपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने उसे रोक लिया और परिवार को जानकारी दी। अब मन चल रहा था जाने के लिए। मुलायम सिंह को क्या हुआ? अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुलायम सिंह मिलने गए थे, हम मिल नहीं पाए। हम तो जला लाता इटावा पहुँच के हम तो जला लाता बता दिया। हम यहाँ पुलिस स्टेशन में वहीं न्यूज 18 के प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद बड़ा असर हुआ। अखिलेश यादव ने मासूम को खुद सफाई बुलाया। मोदी के केदारनाथ दौरे से ठीक पहले राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में केदारनाथ रोपवे को मंजूरी मिल गई है। केदारनाथ में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट रोपवे को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में फाइनल मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब कोई भी रुकावट इस रोपवे के बीच नहीं है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12 किलोमीटर का लंबा रोपवे बनाया जाएगा। 8 घंटे का पैदल सफर सिर्फ 30 मिनट में ही सिमट जाएगा। रोपवे के बनने से सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। इस परियोजना पर 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोपवे बनने के बाद राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार की ये एक सार्थक पहल होगी, जिससे श्रद्धालुओं को केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाने में आसानी होगी। और उन्होंने तब घोषणा की थी और साथ ही ये कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उस दिशा में ये बहुत ही हमारा सार्थक प्रयास होगा, सार्थक पहल होगी
कि जब हेमकुंड साहब रोपवे से लोग जाएंगे और केबल कार से केदारनाथ की यात्रा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पे नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने महाराजगंज और गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही वहां पे राहत सामग्री भी वितरित की। बाढ़ प्रभावित इलाकों पर योगी सरकार की नजर है और लगातार समस्या का समाधान किया जा रहा है। खुद सीएम योगी भी बाढ़ की जद में आए इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी ने महाराजगंज और गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम योगी ने कहा कि आपदा के समय केंद्र और राज्य की सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। पिछले सप्ताह से बाढ़ की आपदा का सामना सबको करना पड़ा है। असमय बाढ़ है। अक्टूबर के महीने में पहली बार बाढ़ की इस प्रकार की त्रासदी का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण आपकी सेवा में पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में बांध टूटने से हालात खराब हो गए हैं, तो वहीं शाहजहांपुर में भी बाढ़ का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिद्धार्थनगर जिले में बीती रात 2 जगह बांध टूटने से बाढ़ की स्थिति और भयावह हो गई। बांध टूटने से 100 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। अब प्रभावित गांव की संख्या 300 पार हो गई है। मैं इस समय बांसी तहसील के भगवतापुर गांव पर हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे जो बांध है आप देख सकते हैं। इस बांध का नाम अशदवा मर्दहना बांध है, जो बीती रात लगभग 2 बजे के करीब कट गया था और इस बांध के कटने से लगभग 150 गांव प्रभावित। ग्रामीणों ने बताया कि ये बांध कमजोर था। इसकी सूचना संबंधित विभाग को दी गई थी, मगर विभाग की लापरवाही की वजह से बीती रात ये बांध टूट गया। घरों में रखा सामान भी पूरी तरह से डूब गया। शाहजहांपुर में बाढ़ का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। बैराजों से छोड़े गए पानी से खन्नौत नदी में बाढ़ आने से स्थानीय लोग परेशान हैं। बाढ़ आने से शहर में रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया। बाढ़ के आने पर डीएम ने बस में बैठकर टीम के साथ जायजा लिया। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए नाव की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि नदी किनारे मकानों में रह रहे लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 22 नवंबर तक के लिए रोक लगाई है। कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू नहीं हो सकेगा। 22 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने बयान दिया था कि अधिकारियों को पहले यहीं पर रोककर उनसे निपटा जाएगा, उसके बाद उनका तबादला होने दिया जाएगा। इस विवादित बयान के बाद अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। नस्ली हमला हुआ है। इस घटना के बाद पूरा परिवार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और ऑस्ट्रेलिया जाने की मांग कर रहा है। आगरा के रहने वाले एक छात्र पर ऑस्ट्रेलिया में नस्लीय हमला हुआ है। छात्र ऑस्ट्रेलिया में पीएचडी कर रहा है और उस पर हमला तब हुआ जब वो एटीएम से कैश निकाल रहा था। आगरा के किरावली कस्बे का रहने वाला शुभम गर्ग ऑस्ट्रेलिया में 1 सितंबर को पीएचडी करने के लिए गया था। 6 अक्टूबर को शुभम एटीएम से कैश निकाल रहा था कि तभी युवक ने चाकू से हमला कर दिया। शुभम पर एक के बाद एक 11 हमले हुए। गंभीर हालत में शुभम को ऑस्ट्रेलिया के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद घर वालों ने विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा है। घर वाले चाहते हैं कि एक व्यक्ति को जल्दी से वीजा मिल जाए ताकि ऑस्ट्रेलिया जा सके। मामले में कार्रवाई करने के लिए सांसद राजकुमार चाहर ने विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। मामले में न्यूज 18 के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि घटना दुखद है। भारतीय उच्चायोग स्थानीय प्रशासन और परिवार से संपर्क में है। उच्चायोग के अधिकारी शुभम से मिले हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि नस्लीय हमले की खबरों की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई। गाजियाबाद के एक मकान में कुछ बदमाश घुस गए और घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए मकान मालिक ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश की गोली लगने से मौत हो गई।
घटना गाजियाबाद के टीला मोड़ की है, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक घर पर धावा बोल दिया। बदमाशों के घर में घुसने से घर में मौजूद सभी लोग जग गए। बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद मकान मालिक ने अपनी लाइसेंसी हथियार से जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी फैल गई जब अल सुबह तकरीबन आधा दर्जन बदमाश एक घर में घुस गए। हालांकि जाग होने के बाद जब उन्होंने बदमाशों को लगा तो उनके ऊपर बदमाशों ने जानलेवा हमले की नीयत से फायरिंग भी किया। उसके बाद जो यहाँ रहने वाले हैं जोगिंदर, उन्होंने जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक नगरपोश की मौत भी हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकली पूजा आज शाहजहांपुर पहुंची। पूजा योगा टीचर है, वह 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकली है। महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली पूजा तानाजी ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकली है और आज पूजा शाहजहांपुर में पहुंची। पूजा रोजाना साइकिल से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं। आज से 5 दिन पहले उन्होंने केदारनाथ के गौरीकुंड में अपनी 8000 किलोमीटर का संकल्प लेकर साइकिल यात्रा की शुरुआत की थी। मैंने केदारनाथ से साइकिल यात्रा शुरू की है। यहाँ आते आते मेरे अभी 500 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं और मैं केदारनाथ से सोनप्रयाग आई थी। सोनप्रयाग से श्रीनगर रुकी थी, श्रीनगर से मैं ऋषिकेश रुकी थी और ऋषिकेश के बाद मैं बरेली आई थी। बरेली के बाद फिर अभी यहाँ पे शाहजहांपुर में आई। वहीं शाहजहांपुर के खत्री धर्मशाला के प्रभारी सुमित खन्ना ने बताया कि उनके लिए ये सौभाग्य की बात है कि भारत की बेटी साइकिल पर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकली है।